ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुनीता बिष्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बारिश से आई आपदा से अब तक कुल 72 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा, आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर जल्द सहायता राशि दी जाएगी। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ नीति बॉर्डर राजमार्ग को बीआरओ ने यातायात के लिए खोल दिया है। प्रदेश में 9 नए राजकीय महाविद्यालयों में इसी सत्र से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। और कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार ने सिंचाई, सड़क, विद्युत विभाग के मंडलीय अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722 और 2724 स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव कुछ ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बारिश से आई आपदा से अब तक कुल 72 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं। घायलों की संख्या 24 है। इस आपदा में 224 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा में जान गंवाने वालों में सबसे ज्यादा 35 लोग नैनीताल के हैं, जबकि चंपावत में 11 लोगों की मौत हुई है। इस बीच राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि राज्य में आई आपदा के दौरान लोगों के घरों को हुए नुकसान का आकलन कर जल्द सहायता राशि देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बारे में कुमाऊं आयुक्त के साथ उनकी बात हुई है। अनिल बलूनी ने बताया कि उनके केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से लोगों को जल्द राहत पहुंचाने की बात हुई है। बागेश्वर जिले के सुंदरडूंगा ग्लेशियर से एसडीआरएफ के जवानों ने सुंदरडूंगा घाटी में भनार के पास से पश्चिम बंगाल के 5 पर्यटकों के शवों को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन स्थानीय गाइड खिलाफ सिंह दानू का अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। ट्रैकरों के शव लेने उनके परिजन बागेश्वर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि बंगाल के 5 पर्यटकों के साथ एक स्थानीय गाइड खिलाफ सिंह और 4 पोर्टर खाती से सुंदरडूंगा ग्लेशियर के लिए 16 अक्टूबर को ट्रैकिंग पर निकले थे, लेकिन 17 अक्टूबर की शाम से अचानक मौसम खराब हो गया और सभी 10 लोग बर्फीले तूफान में फंस गए थे। इस दौरान 4 पोर्टर दूसरे दिन घायलावस्था में अपनी जान बचाते हुए जातौली गांव पहुंचे और उन्होंने उनके साथ हादसे के बारे में जानकारी दी। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू अभियान पर भेजा गया, लेकिन लगातार मौसम खराब रहने से एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू अभियान में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सांसद अजय टम्टा ने चंपावत जिले के आपदा प्रभावित लोहाघाट पाटी और बाराकोट विकासखंड के क्षेत्रों का दौरा कर आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। सांसद सेलाखोला, तिलवाड़ा, थुआमौनी, सुल्ला क्षेत्र में आपदा में जान गंवाने वाले ग्रामीणों के परिजनों से भी मिले। उन्होंने जिला प्रशासन से सुल्ला और बाराकोट गल्ला गांव के लगभग 60 परिवारों के पुनर्वास के लिए भूगर्भीय जांच करवाने और पुनर्निवास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ितों को राहत राशि देने चेक वितरित किए। 7 दिनों से बंद सीमांत जिले चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ मलारी नीति बॉर्डर राजमार्ग को बीआरओ ने यातायात के लिए खोल दिया है। मार्ग बंद होने से तमक मरखूड़ा में ऊंची खड़ी पहाड़ी से लेकर रैणी तक हाईवे 10-12 स्थानों पर बंद था, जिससे नीति घाटी के जनजाति के 2 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों के साथ ही सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों का अन्य क्षेत्रों से संपर्क कट गया था। हाईवे अवरुद्ध होने से घाटी में आवश्यक वस्तुओं के साथ दूरसंचार बिजली ठप हो गई थी।
सेना को आवश्यक आपूर्ति हेलीकॉप्टर के माध्यम से दी गई। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि बीते 18-19 अक्टूबर को हुई भारी बारिश से जोशीमठ नीति मार्ग बंद हो गया था, जिसे बीआरओ ने अब खोल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हाल ही में आई आपदा में राहत कार्यों के लिए सहयोग देने के केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही अन्य संस्थानों का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस कठिन दौर में राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर पीड़ितों की मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं, अन्य विभिन्न संस्थाओं सहित सभी से अपील की है कि दैवीय आपदा के दृष्टिगत प्रदेश को इस समय आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था हेतु सभी की मदद की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से यथासंभव सहयोग की अपील की है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश में 9 नए राजकीय महाविद्यालयों में इसी सत्र से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। ये जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के सभी नए 9 राजकीय महाविद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य की तैनात कर दी गई हैं, ताकि इन महाविद्यालयों में इसी सत्र से कक्षाएं संचालन शुरू किया जा सके। उन्होंने बताया कि सभी प्रभारी प्राचार्यों को अपने तैनाती स्थल पर योगदान देने के साथ ही महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इन नव सृजित महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया आगामी 5 नवंबर तक जारी रखने को कहा गया है। प्रदेश में पेयजल विभाग के कार्मिकों के वेतन का बैकलॉग समाप्त कर और कार्मिकों का वेतन राजकीय कोषागार के माध्यम से देने का निर्णय लिया गया है। आज देहरादून में पेयजल मंत्री विशन सिंह चौपाल की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक में पेयजल विभाग के श्रमिकों के कल्याण के लिए लेबर वेलफेयर सेल का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण के बाद बजट का निर्धारित अंश प्राप्त करके श्रमिकों के पारिवारिक सदस्यों की शादी, पढ़ाई, चिकित्सा इत्यादि के लिए सहायता दी जाएगी। कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार ने सिंचाई, सड़क, विद्युत महकमे के मंडलीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए आपदा कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण मार्गों, विद्युत, सिंचाई, नहरें सुचारू कराने के साथ ही बाढ़ सुरक्षा कार्यों का प्रस्ताव जल्द जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत कार्यों के साथ ही स्थायी कार्य के प्रस्ताव भी बनाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि आपदा के दौरान अत्यधिक भू कटाव हुए हैं, जिनमें अब बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जाने हैं। इसलिए अधिकारी क्षेत्रों में जाकर धरातलीय निरीक्षण करें और बाढ़ सुरक्षा प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि मंडल के सभी अधिकारी अपने विभागीय क्षति के 1,50,000 तक के प्रस्ताव तुरंत जिलाधिकारी को प्रस्तुत करें, ताकि उनमें आपदा में धनराशि अवमुक्त की जा सके। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत गरीबों को निःशुल्क इलाज देने में मददगार साबित हो रही है। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में एक है। योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मुहैया कराना है। योजना के तहत टिहरी जिले में इस वर्ष लगभग 400 से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिला है। जिले के खंबाखाल के विजयपाल राणा का कहना है कि इस योजना के तहत उन्हें भी लाभ मिला है। उनका कहना है कि योजना के लागू होने से गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। ये आयुष्मान कार्ड से हमें काफ़ी सुविधा मिल रही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिहरी गढ़वाल से, और आयुष्मान वालों के लिए धन्यवाद बोलता हूँ कि सभी लोगों को इससे काफ़ी सुविधा मिल रही है। वहीं क्यारी निवासी वीरेंद्र सिंह कई सालों से रीढ़ की हड्डी की बीमारी से परेशान थे। उनका कहना है कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा था, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए गए कार्ड के कारण अब उनका निःशुल्क इलाज हो रहा है। और आयुष्मान कार्ड से मेरा इलाज हुई भैया, मेरे थोड़ा समस्या थी, 2 महीने बैठे ना, बहुत ज़्यादा बहुत आराम है भैया, तो मेरा फ्री में हुआ जाए फिलहाल। हाँ जी, ये कार्ड बहुत अच्छा बनाया है, गरीब लोगों के लिए फायदे के लिए बहुत अच्छा बनाया है। देश में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में भी टीकाकरण की पहली डोज का 100% लक्ष्य पूरा हो चुका है। वहीं अल्मोड़ा जिले में भी तेजी से कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। जिले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपांकर डेनियल ने बताया कि अब टीकाकरण का मुख्य फोकस द्वितीय डोज पर है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में 52% से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज भी लगा दी जा चुकी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नियर टू होम शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं टीका लगवाने आई सीमा देवी का कहना है कि परिवार एवं समाज की सुरक्षा के लिए टीका लगवाना जरूरी है। दूसरा टीका लगाने आई हूँ संग्रहालय में। टीका सभी को लगाना चाहिए, ये हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस बीच आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 12 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 8 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बाबा केदार धाम की उत्सव डोली 8 नवंबर को श्री ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल के लिए प्रवेश करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बारिश से आई आपदा से अब तक कुल 72 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा, आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर जल्द सहायता राशि दी जाएगी। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ नीति बॉर्डर राजमार्ग को बीआरओ ने यातायात के लिए खोल दिया है। प्रदेश में 9 नए राजकीय महाविद्यालयों में इसी सत्र से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। और कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार ने सिंचाई, सड़क, विद्युत विभाग के मंडलीय अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।